Hello everyone, hope you all are doing great. Today's topic is solution to system of simultaneous linear equations by using matrix method, basically by using rank method. So before starting this topic, I would like to discuss some important terms like what are the linearly dependent and linearly independent vectors. Already I have told you like a matrix, each and every row or column of a matrix, each and every row or column of the matrix 1 2 3, suppose there is a matrix 6 2 2 1, each and every column represents a vector, sorry, each and every row represents a vector. Similarly each and every column represents a vector, एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो अभी क्या है, ये जो वेक्टर्स हैं इनमें हम ये देखते हैं either these vectors are linearly dependent or linearly independent. ओके, तो linearly dependent vectors क्या होते हैं? देखो मैं अगर दो लाइक कॉलम वेक्टर मैंने ले लिया, दिस इज अ कॉलम वेक्टर 1 and 2, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का होगा, एक मैंने उठा लिया कॉलम, उसको बोलते हैं दिस इज अ वेक्टर और x1 and x2 vector is 2 4, it is also a column vector. I can see you can write it x2 equals to 2 times of x1. देख सकते हो, अगर मैं x1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, सेम x2 बन जाएगा. What does it mean? It means these two are depending on each another. These two are depending on each other. Means we can say these are dependent vectors. Dependent vectors. ठीक है. अब क्योंकि ये क्या है, ये हमारा सिस्टम इक्वेशन जो पढ़ते हैं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर इक्वेशंस, तो इसलिए हम इसको लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बोलते हैं. सपोज करो मैं इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज कर दूं, मान लो मैं दूसरा लिखता हूं, x1 इज 1 3 एंड x2 इज 1 4. Now you cannot establish a relation. Why? Because here is 1, here is 1. अगर मान लो आपको लग रहा है कि मैं इसको 4 को अगर मैं 3 बना दूं, 4 को 3 बना दूं, क्या करना पड़ेगा आपको, 3/4 कॉमन ले लो या 3/4 से मतलब 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो और 3/4 से डिवाइड कर दो, तो ये तो बन जाएगा 3, लेकिन ये 1 नहीं रहेगा, ये भी बन जाएगा हमारा 3/4. मींस क्या मतलब इसमें ये वाला एलिमेंट हमारा चेंज जाएगा. तो मींस इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं आई कैन राइट इट, कैन नॉट राइट k टाइम्स ऑफ x1, आई कैन नॉट राइट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k, किसी भी k की वैल्यू को मैं नहीं लिख सकता. तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर. अब डेफिनेशन अप्रोच देखें, ये मैंने बताया आपको, बेसिक बताया व्हाट इज अ लीनियरली डिपेंडेंट, व्हाट इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर. ठीक है, डेफिनेशन अप्रोच से देखें तो सबसे पहले लिखते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर. क्या होते हैं, देखो डेफिनेशन इसकी अजीब ही लिखी होती थोड़ी सी. उन्हें लिखा होता है सपोज देयर आर x1 x2 x3 x4 xr वेक्टर्स एंड k1 k2 k3 k4 kr कांस्टेंट्स इन सच अ वे. तो मैं आपको क्या लिख रहा हूं, मैं सीधे समझा दे रहा हूं, पूरी की पूरी डेफिनेशन मैं नहीं बता रहा आपको. सपोज मैं कह रहा हूं k1 x1 प्लस k2 x2 अप टू kr xr x1 x2 x3 xr are vectors and k1 k2 k3 are constants. अगर मान लो आपका क्या हुआ, इन कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, k1 k2 k3 अप टू kr की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अगर ये वैल्यूज सपोज अपनी वैल्यू बना के हमने एडिशन कर दिया इनका, अगर ये 0 बना दिया, इट मींस दीज वेक्टर्स x1 x2 x3 xr वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट में आपको बताया था, लास्ट में क्या बताया था कि x1 वाज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x2. अगर ऐसा हो गया तो हम बोल देंगे इट इज डिपेंडेंट वेक्टर. तो मैंने कहा इधर लिख लिया अगर तो माइनस में आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 0. माइनस k को मैं एक अलग कांस्टेंट मान लेता हूं, मान लो सपोज k2 x2, और k2 यहां भी हो सकता है कांस्टेंट, यहां मान लो 1 है, यहां मे भी k1 हो सकता है, भाई कांस्टेंट ही तो है. मैं क्या इसको डिवाइड में मान के इधर कर दूं मल्टीप्लाई, बाकी इधर भेज दूं 0 पे, कांस्टेंट है. तो मतलब क्या हुआ कि जो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है उसमें क्या है, कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके यू कैन मेक देम 0 बना सकते हो. ये सेम इक्वेशन लिखी हुई है.
तो अगर कुछ वेक्टर्स जो है उनको मैं सम करूं बाय मल्टीप्लाइंग विद सम कांस्टेंट्स, अगर वो जीरो बना रहा है देन वी कैन से दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में क्या होगा, k1 x1। अब देखो बुक्स में क्या है ना, थोड़ा कंफ्यूज जिनसे स्टेटमेंट लिखा रहता है, ठीक है, तो मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताता हूं आपको। इसमें भी ये जीरो हो, इसमें लिखा होता है k1 x1 plus k2 x2 इक्वल्स टू जीरो, ये अपने आप में जीरो बना देगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बोलेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन इज एटलीस्ट वन ऑफ द कांस्टेंट, मींस दिस k1 k2 k3 k4 kr, k1 k2 k3 up to kr should not be equal to zero, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड नॉट बी जीरो। जैसे आपने कहा कि मैंने क्या कांस्टेंट तो यहाँ पे लिख दिए, लेकिन सबकी वैल्यू जीरो है, तो सबकी वैल्यू जीरो मतलब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो लीनियर डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, मतलब नहीं है, वो जीरो ही आएगा। तो कंडीशन हमारी ये, हमने ऐसे कांस्टेंट्स लिए हैं जो जीरो नहीं है, या जीरो है भी तो एटलीस्ट एक तो उनमें से नहीं है। बात समझ पाए? यहां पे क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k3 इक्वल टू kr इज जीरो। मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है व्हेन ऑल द कांस्टेंट्स आर जीरो, मतलब कोई भी ऐसा कांस्टेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जीरो को छोड़ दो, कि जो इनको जीरो बना दे। सच वेक्टर्स आर कॉल्ड एज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, जो कि मैंने लास्ट में अभी सेकंड वाला एग्जांपल लिया था, वो इस कैटेगरी में आता है। तो जो डेफिनेशन अभी मैंने बताई उसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मेरे लिए दीज थ्री वेक्टर्स आर गिवन टू मी, अब आप देख के ही बता सकते हो दीज आर रो वेक्टर्स। अगर वर्टिकल में दिए होते तो क्या होते, कॉलम वेक्टर होते। खैर मुझे मतलब नहीं उस चीज से, कोई भी दिया सकता है। थ्री वेक्टर्स आर गिवन एंड इट इज आस्क्ड दैट ईदर दे आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। सो हम क्या करेंगे, मान लेंगे देयर आर थ्री कांस्टेंट्स k1 k2 एंड k3। ओके, इन सच अ वे हम कहेंगे k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मान लो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई नॉर्मली, मतलब k1 k2 k3 की वैल्यू आपको रियल मिल गई, ठीक है, तो हम कहेंगे दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, अगर लेकिन ये मान लो ये इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं हो पाई, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन तो हो पाएगी जब k1 k2 k3 आपने जीरो रखा, तो हम बोल देंगे दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो रखते हैं, अब देखो क्या है, x1 हमने k1 इंटू x1, एक इससे उठा लो 1 k1 प्लस k2, अब x2 मतलब इस वाले का ये वाला वेक्टर ले लो, ये वाले का मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो होता है उससे एक बनाएंगे इक्वेशन, सेकंड जो होगा उससे एक बनाएंगे इक्वेशन, थर्ड जो होगा उससे एक इक्वेशन बनाएंगे, तीन इक्वेशन बनेंगी, तभी तीन अननोन है जो सॉल्व हो पाएंगे। अननोन क्या है, k1 k2 k3, तो दिस इज जीरो, और यहाँ पे ये वाला है तो प्लस k3 ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो हियर आई कैन यू कैन से दैट इट इज जीरो मींस k1 इज जीरो। चलो k1 तो जीरो आ गया। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या है, k1 इंटू दिस वन, दिस ये वाला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट लेंगे, k1 के पास जीरो आ जाएगा, प्लस k2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका सेकंड एलिमेंट 1 हो गया, प्लस k3 से इसका सेकंड वाला एलिमेंट जीरो, तो ये आपको दे देगा क्या, k2 इक्वल टू जीरो। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, k1 जीरो, थर्ड एलिमेंट करो जीरो, फिर k2 का थर्ड, ये थर्ड, इसका थर्ड एलिमेंट, तो प्लस k2, थर्ड कितना था, जीरो था, प्लस k3, ये 1 था, थर्ड एलिमेंट इक्वल टू जीरो। यहां से हमारा आ रहा है k3 इक्वल टू जीरो, मतलब आपको मिल गया k1 k2 k3 जीरो, तीनों k1 k2 k3 की वैल्यू जीरो आ गई। मतलब क्या है, दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन k1 k2 k3 विल बी जीरो, नहीं तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। यही मतलब है इनकी वैल्यूज का। तो अगर सारे के सारे कांस्टेंट आपके जीरो हो, इन दैट केस वी कैन से दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। सपोज ये जीरो नहीं आया होता, मान लो यहाँ कुछ भी 2 दे दिए, 3 दे दिए, तो आपको क्या मिलता है, कुछ इक्वेशन मिल जाती है, इक्वेशन मिल जाती है आपको, तो क्या कुछ ना कुछ इनमें रिलेशन या इनकी अलग फाइनाइट मतलब अदर देन जीरो वैल्यू आपको मिल जाती है।
तो अगर उस केस में मिल गया तो मतलब क्या है, ऐसे कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं जो इस इक्वेशन को जीरो बना देंगे। In that case, these vectors become linearly dependent vectors. But this approach was definition approach. जो हमने definition पढ़ी उसी के हिसाब से हमने इसको solve किया, हमें मिल गया। But it can be lengthy और it may be complex जब आपको अगर वेक्टर की वैल्यू 3/1 मतलब लाइक वेक्टर्स आपके बड़े बड़े दिए हों तो लेंथी हो सकती है और मिस्टेक के चांसेस में बहुत है। तो सेकंड अप्रोच है इसकी रैंक अप्रोच। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब रैंक की क्लास मैंने ली है जो कि बहुत कम लोगों ने देखी है, बट स्टिल मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि अभी बाकी जो टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के, मैट्रिक्स चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स बचे हैं 90% टाइम्स उनमें रैंक का यूज होगा। तो यहां पे भी रैंक का यूज होने वाला है। आप क्या करो, कोई भी एक रैंक मैट्रिक्स बना लो। मैट्रिक्स कौन सी है? दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ वेक्टर्स। जो आपको वेक्टर दिए गए हैं, जो आपसे पूछा गया है कि भाई ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं या नहीं है, ठीक है। तो उन वेक्टर्स को लेके यू फॉर्म अ मैट्रिक्स। कैसे बनाएंगे? अगर मान लो रो वेक्टर, जैसे लास्ट केस में दिए 3 रो वेक्टर, तो मैं क्या बना लूंगा, उनकी 3 रो में लगा दूंगा, ठीक है। अगर कॉलम वेक्टर दिए होते तो वो क्या है, कॉलम जितने भी दिए वेक्टर उनसे मैं आई विल फॉर्म अ मैट्रिक्स, ओके। तो सबसे पहला स्टेप तो ये, जो भी आपको वेक्टर्स दिए उनकी मैट्रिक्स बना लो। मैट्रिक्स बनाने के बाद उसकी आप क्या करो, रैंक निकाल लो, ठीक है। अगर रैंक आपकी ऑर्डर के इक्वल आ गई, इफ रैंक कम्स आउट टू बी इक्वल टू ऑर्डर, देन यू कैन से वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इफ रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ ऑर्डर, देन लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। बहुत सिंपल है, वेरी इजी। लाइक लास्ट केस में जो मैंने लिया था वो क्या था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स फॉर्म करूं, लास्ट वाला जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें 1 0 0 ये फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट वाला वेक्टर था x1 जो मैंने रो 1 बना दिया उससे। दूसरा वाला क्या था, ये था। तीसरा वाला ये था, ओके। अब इसकी आप रैंक निकालो इस मैट्रिक्स की। ये क्या बन गई, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आपको पता है इसकी रैंक क्या हो जाएगी, ऑर्डर के इक्वल हो जाएगी। मतलब दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3/3, तो रैंक आपकी 3 हो जाएगी। तो हमने यहां से रैंक हमारी 3 आ गई, ठीक है। अब रैंक हमारी 3 आ गई तो वी कैन से कि रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, जितने वेक्टर थे उतनी रैंक आ गई, ठीक है। या जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे उतनी हमारी रैंक आ गई। इट मींस ऑल द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। अगर सपोज मैं थर्ड वाले को 0 दिया होता तो आपको क्या मिल जाता, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कह सकते हो रैंक इज 2। उस केस में अभी ये केस अलग था, दिस इज अ डिफरेंट केस। मैंने इस एलिमेंट को 1 की जगह 0 बना दिया तो रैंक ऑफ ए इज 2। मतलब क्या हुआ कि जो ग्रुप ऑफ वेक्टर्स दिए, दीज आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये हमारे हो जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। अभी रैंक मेथड से हम लोग निकाल पाएंगे कि जो ग्रुप ऑफ वेक्टर्स दिए हुए हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और हाउ मेनी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अभी तक ग्रुप के लिए पूछा गया था, ग्रुप ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अभी एग्जैक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि कितने हमारे लीनियरली डिपेंडेंट है, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये 4 वेक्टर्स हैं। अब मुझसे पूछा गया है कि कितने इसमें लीनियरली डिपेंडेंट है, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका जो मेथड है वो कैसे आएंगे, आप इसको सॉल्व करो। कौन से मेथड से? एक्लेन फॉर्म से। बाय यूजिंग एक्लेन फॉर्म यू जस्ट प्रोसीड, ठीक है। तो पहले तो हम बना लेते हैं इसकी मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 एंड दिस इज 1। तो हमने ये बन गई हमारी मैट्रिक्स, है ना। अब अगर नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पूछे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एक्लेन फॉर्म से सॉल्व करो। आप इसको प्रॉपर एक्लेन फॉर्म में लेके आओ। क्या बोलता है, पहले एलिमेंट छोड़ के ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल मतलब पहले रो में 1 लिया, दूसरे में 2, तीसरी रो में 3 एलिमेंट, ये ट्रायंगल बन गया हमारा। अब इसका ऑब्जेक्टिव है हमें 0 बनाना है, इन एलिमेंट्स को 0 बनाना है, दैट्स इट, ठीक है। तो मान लो मैं कैसे कर सकता हूं, देखो ये तो तीनों 0 है, ठीक है। ये 2 0 बनाने हैं, ये 2 0 बनाने के लिए ये वाला मान लेता हूं। मान लो अगर मैं R3 में से R2 कर दूं माइनस, तो
यहां मैं ये कर रहा हूं R3 माइनस R2 कर रहा हूं, ठीक। ओके, तो मैं R3 लिख देता हूं, R4 में कुछ छेड़छाड़ नहीं की है, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, बाकी 0 0 है। नेक्स्ट ये वाला 0 है ही, बाकी हमारा 1 ट्रिपल 0। अभी क्या हुआ, अभी ये वाला फंस रहा है, इसको भी 0 बनाना 2 को, तो क्या कर सकते हो, इसको रो 1 में से इसको माइनस कर दो, रो 1 में से माइनस कर दो इसको, मतलब ट्वाइस ऑफ रो 1 में से, तो R3 में आई कैन सबट्रैक्ट R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, देन इट विल कम आउट टू बी 1 ट्रिपल 0 0 1 डबल 0, this will become 0 0 0 0 ट्रिपल 0 1। अभी ये एक्लन फॉर्म में नहीं है, एक्लन फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये 0 रो मिल गई हमें, अब ये कंप्लीट 0 रो अगर आपके मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, देन इट शुड फॉलो नॉन 0 रोज, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देते हैं इस वाली रो को इससे, वी विल गेट 1 ट्रिपल 0 0 1 0 0। अब ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया लगभग हाउ टू फाइंड आउट द रैंक, वो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ठीक है, मतलब हाउ टू कन्वर्ट इनटू द एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो रैंक आएगी आपकी। अब एक्लन फॉर्म में है, तो अब इसमें देखना है कि जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, कितने 1 2 3, दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। मतलब अगर आपसे पूछा गया तो क्या लिखोगे, सेम डिटो छाप दो, ये वेक्टर हो जाएगा x1 और ये वेक्टर हो जाएगा x2, ये वेक्टर हो जाएगा x3। यू कैन से x1 x2 x3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। गेट में बहुत बार पूछा गया है कि कितने वेक्टर्स इसमें से मतलब ये वेक्टर्स दिए हैं, फाइंड आउट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इसको सॉल्व करोगे, एक्लन फॉर्म में लेके आओगे, जो नॉन जीरो रोज रिप्रेजेंट कर रही हैं, these are representing linearly independent vectors, that's it। और कितने होंगे, आपने कहा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे और वो ये वाले होंगे, एग्जैक्टली ये वाले। अब एक टर्म डिफाइन होता है बेसिस। बेसिस में क्या लिखते हैं कि जो जो हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं उनको ग्रुप करके हम लिख दो। जैसे मान लो अगर मैं इसका बेसिस निकालूं, सपोज बेसिस निकालूं, बेसिस बेसिस ये टेक्निकल टर्म है जो डिफाइन की जाती है। बेसिस में क्या हो गया कि जितने भी आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आए उनको यहां लिख दो, मतलब इसमें से छाप के इसमें लिख दो, तीनों, 2 3, ये तीनों आप यहां लिख दो कि ये बन गया हमारा बेसिस, ये हमारा बन गया बेसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डायमेंशन ऑफ बेसिस। डायमेंशन ऑफ बेसिस एक्चुअली ये कुछ आपके यूज का नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में अगर सीधे सीधे लिखा हुआ मिल जाए तो घबराना नहीं कि बेसिस क्या होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ linearly independent vectors is called as basis, and number of linearly independent vectors is called as dimension of basis। तो dimension of basis क्या हो गया, कितने, 1 2 3 linearly independent vectors, that's why dimension of basis is 3। dimension of basis is 3, ठीक है। Okay, so now let's move to our main topic of the day, that is solution to system of simultaneous linear equations। तो actually क्या पहले आप समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई थिंक मैंने बता रखा है, कुछ कहूंगी ये दीज इक्वेशंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ द लाइक वेरिएबल्स हुज पावर इज 1, दैट्स व्हाई लीनियर। साइमल्टेनियस मींस क्या होगा कि आपको एक साथ बहुत सारी इक्वेशंस दी होंगी, मे बी 2 मे बी 3, जिनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब जैसे हमें पहले भी पता है कुछ इक्वेशन आप x1 + 4x2 + 5x3 इक्वल टू 6, सपोज ऐसी 3 इक्वेशंस दी हैं x1 x2 के फॉर्म में और हमसे बोला है सॉल्व करो इनको, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वी कैन सॉल्व दैट इजीली। भाई इसमें 2 3 4 जो मल्टीप्लाई करके हम जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो लीनियर इक्वेशंस आपको दी होंगी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो आपको दी होंगी, उनको मुझे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। मैट्रिक्स में भी क्या होगा आगे हम देखेंगे, इसको सॉल्व करने का वी विल यूज रैंक मेथड, ठीक है। तो अब पहले हम देखते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कुछ डिफाइन किया जाता है। जैसे सपोज करो मैं अगर इक्वेशन लिख देता हूं, एक x1 + 4x2 + 5x3 इक्वल टू मान लो 6, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। x1 4x1 + 5x2 +
3x3 equal to 7. This is second equation. 3x1 plus 4x2 plus 2x3 equal to 8. This is third equation. तो इस टाइप से मान लो आपको क्या होंगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया होगा, ठीक। तो अब देखो उसमें हम फॉर्म कैसे करते हैं। इसको अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे। इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखने के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ax इक्वल टू b। व्हाट इज a into x इक्वल टू b। ये सारी मैट्रिक्स हैं, a भी मैट्रिक्स है, x भी मेरा मैट्रिक्स और b भी मैट्रिक्स है। A is a matrix made by the coefficient of these variables. जो x1, x2, x3 हैं वेरिएबल्स जो हमारे हैं, इनके कोएफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा that will be A. X is the matrix which will be having all the variables. That is यहाँ क्या हो जाएगा, जितने वेरिएबल हमारे हैं, कितने यहाँ पे x1, x2, x3 तीन है वेरिएबल, तो x रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल मैट्रिक्स एंड दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड दिस इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे कांस्टेंट्स दिए होंगे, ठीक है। जैसे यहां अगर मैं a को फॉर्म करूं तो a क्या बन जाएगी, 1 4 5 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस इज 4 5 3 4 5 3, देन इट इज 3 4 2 3 4 2, दिस इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू, अब ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल मैट्रिक्स। तो वेरिएबल कितने, x1 है, x2 है, x3 है, ठीक है। अब दिस इज रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट मैट्रिक्स 6 7 8। बहुत बेसिक है, आई थिंक सबको पता ही होगा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट फिर भी मैंने एक आइडिया दे दिया ताकि जिनको नहीं पता है वो यहीं से रिवाइज कर ले, ऐसा नहीं कि बुक जाके खोलें, ठीक है। अब देखो क्या है, ये b जो है b में भी 0 मतलब क्या हो गया कि ये कांस्टेंट नहीं हो सकते, मे भी 0 हो सकता है, 0 0 0 दिया हो, ठीक है। अगर वो 0 दिया होता है तो एक अलग कैटेगरी बन जाती है, इसे बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। मैं शॉर्ट में इसको बोलूंगा होमोजेनियस इक्वेशंस, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की ही बात कर रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग से एंड तक लीनियर की ही करेंगे बात। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द, अगर b 0 हो गया, b 0 होने का मतलब क्या है, ये वाले सारे एलिमेंट आपके 0 हैं, देन दिस विल बी होमोजेनियस इक्वेशंस, होमोजेनियस इक्वेशंस। और अगर b इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन जीरो है तो हमारा हम उसको बोलेंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, ठीक है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो b पिक्चर में कब आएगा, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के पिक्चर में आएगा। अगर होमोजेनियस इक्वेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 0 0 0 मतलब नल मैट्रिक्स बनेगी राइट साइड में। बिल्कुल सिंपल चीज है। अब मुझे क्या लग रहा है कि मैं इसको लाइक कुछ ऐसे रहते हैं कि आपको इस लाइक जब b 0 होगा तो ये बन गई हमारे होमोजेनियस। अब इसके अंदर बहुत सारे केस बनेंगे, इसके अंदर भी बहुत सारे बनते हैं केस की यूनिक सॉल्यूशन, ट्राइबल सॉल्यूशन लाइक दिस, ओके। तो मैं आपको टेबल फॉर्म में एक बना दे रहा हूं, ठीक है, वो इजी रहेगा। तो यहां पे मैंने लिखा है दो टाइप की इक्वेशन होगी। अगर ax इक्वल टू 0 है देन दिस विल बी होमोजेनियस, एंड ax इक्वल टू b है एंड b इज नॉन जीरो, देन इट विल बिकम नॉन होमोजेनियस। अब ax इक्वल टू 0 होता है, इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, इसकी बात करेंगे बाद में, ठीक है। अगर ax इक्वल टू 0 मतलब होमोजेनियस इक्वेशन है, देन इट विल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का मीनिंग जो है दैट इज, consistent means solution. Will it have solutions or not? जैसे सपोज मेरे पास कोई भी इक्वेशन अगर मैं दो इक्वेशन सॉल्व करता हूं, उसका मतलब क्या है, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। देखो अगर मैं दो इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं तो मतलब क्या है, जो मुझे वहां से सोल्यूशन मिलेगा वो क्या बताएगा कि दीज इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन जो भी कर्व रिप्रेजेंट कर रही होंगी, उन कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे, ये जो सोल्यूशन आएगा उसका मतलब ये कर्व इन पॉइंट्स पे मिल रहे होंगे या इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर ax इक्वल टू 0 हो गया तो हमारा क्या है, मतलब जो इक्वेशंस होंगी वो x1 प्लस x2 प्लस x3, मान लो मैंने 1 1 ले लिया कोएफिशिएंट इक्वल टू 0। तो अगर ये है, मान लो ये तीन इक्वेशन है x1 x2 x3, अब ये या मैं ले लेता हूं 1 2 3 और 3 4 प्लस 5x। मान लो ये एक और इक्वेशन दी है मुझे, ठीक, तीन इक्वेशंस दी हैं, प्लेन इक्वेशन है।
अब देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ इसका सोल्यूशन निकालो। आप देखोगे अगर x1 x2 x3 0 0 0 रख दिया आपने, अगर 0 0 रख दिए तो इधर भी 0 इधर भी 0, मतलब क्या है कि जो होमोजेनियस इक्वेशन है उसका डेफिनेटली है ओरिजिन विल बी द सॉल्यूशन। भाई एक ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होगा ही जहां से ये इक्वेशन पास करेगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो ये प्लेन की इक्वेशन ओरिजिन से तो पास करेगी ही करेगी। कोई भी इक्वेशन ले लो, कोई भी ऐसी होमोजेनियस ले लो कि जिसमें राइट साइड में 0 0 है, आपको हमेशा मिलेगा ओरिजिन उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। मतलब इन जितनी भी इक्वेशंस होंगी इसमें एक सॉल्यूशन तो कॉमन मिल गया, दैट इज ओरिजिन 0 0 0। मतलब ओरिजिन मुझे मिल गया, डेफिनेटली इसके पास कम से कम एक तो होगा, ठीक है। ओरिजिन पे तो सबको मिलना ही मिलना है, जितने भी प्लेन इस दुनिया में जितनी भी इक्वेशन होंगी प्लेन की, कंडीशन इज होमोजेनियस, वो ओरिजिन पे तो मिलेंगी ही मिलेंगी। मतलब एटलीस्ट मेरे को एक सोल्यूशन तो पता है इसका, तो मतलब कह सकता हूं कि ऑलवेज कंसिस्टेंट, मतलब दे विल ऑलवेज possess solution, ठीक है। कोई भी केस ऐसा नहीं होगा कि जिसमें मुझे नो सॉल्यूशन मिला, नहीं। दैट्स व्हाई मैंने लिखा ऑलवेज कंसिस्टेंट। अगर ऐसा होता कि मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो मैं बोलता इनकंसिस्टेंट, जो कि इस केस में हमें मिलेगा ऐसा। तो आई थिंक बहुत बेसिक से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ये बात समझ में आई होगी। अब इसमें मैंने लिखा है कि देखो Ax = 0 ऑलवेज कंसिस्टेंट होगी, मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, 0 तो हमेशा मिलेगा हमें सॉल्यूशन, ओरिजिन एज अ सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें तो दो टाइप के हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल का मतलब क्या होता है, 0 एज अ सॉल्यूशन, जैसे नीचे मैंने लिखा है 0 सॉल्यूशन, इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। 0 सॉल्यूशन का मेरा मतलब क्या है, 0 एज अ सॉल्यूशन मींस 0 सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, योर सॉल्यूशन इज ओरिजिन 0, 0, 0 is your solution if it is of 3/3 order। अगर 2/2 के तो 0, 0 आपका एज अ आंसर आएगा। तो 0 सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 0 एज अ सॉल्यूशन, ठीक है। ये कैसे आएगा, अगर आप क्या करोगे, जो A मैट्रिक्स है मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसकी रैंक निकालो। अगर रैंक हमारी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ रहा है, देन यू कैन से दिस इक्वेशन विल बी हैविंग ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये अगर रैंक ऑफ A इज कमिंग इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, ये कब होगा, जब आपका क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर नॉन जीरो होगा। तो इट मींस ये हमें गारंटी ये दे रहा है कि डिटरमिनेंट A विल नॉट बी इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट A 0 हो जाएगा तो हमारी रैंक फिर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाएगी, जो कि इस केस में नहीं है, ठीक है। ये बात समझ पाए। दूसरी साइड आते हैं, दूसरी साइड ये बोल रहे हैं कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। देखो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, जैसे ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब था 0 सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है, जैसे मैं लिखा भी है यहाँ पे। ये देखो, ये मैंने वर्ड ऐसे लिख सकता था 0 एज अ सॉल्यूशन, लेकिन एग्जाम में आपको 0 सॉल्यूशन लिख के आएगा, तो इसलिए मैंने वही वर्ड लिखे जो लिखे होते हैं। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, देयर विल बी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, देयर विल बी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। एक है दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज 0 सॉल्यूशन, 0 एज अ सॉल्यूशन और ट्राइवल सॉल्यूशन। बट इस केस में आपको क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, जिसको हम नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं और नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये कब मिलेगा, इसका उल्टा जस्ट मान लो आपने रैंक निकाली और रैंक आपके नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ गई, मतलब क्या हुआ होगा, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर जो आपने निकाला होगा वो 0 हुआ होगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A 0 हुआ होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ A आपका 0 हो गया तो मतलब क्या होगा, रैंक हमारी ऑर्डर से कम हो जाएगी या नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाएगी। In that case, you can say there are infinite many solutions, non-trivial solutions, non-zero solutions, all are same thing. You can also write here infinite many solutions. यहाँ लिख सकते हो infinite solutions, infinite many solutions. ठीक है, अब मैं मिटा दे रहा हूँ, इसके बारे में करते हैं बात। यहाँ कुछ मैंने ये लिखा है, इसको समझाने के पहले मैं थोड़ा इधर बताऊंगा रैंक ऑफ ए बी क्या है। मतलब ये देखो इस केस में क्या होगा, जो बी साइड मतलब राइट हैंड साइड वाले जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे, तो उसको मिला के एक मैट्रिक्स बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ऑगमेंटेड AUG ऑगमेंटेड मैट्रिक्स MENTED मैट्रिक्स, ठीक है। दैट इज रो AB, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रो AB से, है ना।
इसमें क्या है, कुछ नहीं है, जो ए मैट्रिक्स है आपकी वो पूरी की पूरी ए बना लो, ठीक है, और ये वाला जो बी वाला कॉलम है वो इसमें जोड़ दो, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रो ए बी क्या हो जाएगी, मान लो रो ए मेरी 3x3 थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स थी, कहां से आई, जो वेरिएबल्स होंगे उनके कांस्टेंट्स को मैंने यहां लिख दिया, सॉरी कोएफिशिएंट को मैंने यहां लिख दिया, तो ये मैट्रिक्स बन गई ए। अब बी वाला का कॉलम इसमें ही ऐड कर दो, मतलब क्या होगा कि अब बी वाला सपोज करो कुछ भी दिया हो सकता है, मान लो ये है हमारा 5 6 0 ऐसा दिया हुआ है बी कॉलम, तो क्या करो बीच में एक लाइन बना दो, ये और ये, दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसकी हमें रैंक निकालना है, ये लाइन खींची बीच में इसलिए खींचेगी ताकि क्या है, एक ही स्टेप में आप दोनों की रैंक निकाल लोगे, मतलब क्या है, पूरी की पूरी मैट्रिक्स को एज वन मैट्रिक्स मान के आप इसको सॉल्व करो एंड जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द एक्लेन फॉर्म। उसमें आपको जब एक्लेन फॉर्म में बन जाएगी मैट्रिक्स, कन्वर्ट हो जाएगी, तब आप देखो ये हमारी क्या है, दिस इज मैट्रिक्स ए, और पूरी जोड़ दो तो मैट्रिक्स ए भी हो गई, तो इसको अलग ट्रीट करके इसकी रैंक निकाल दो कितनी आएगी, और इसको फिर कॉमन ट्रीट करके इसकी रैंक निकाल दो कितनी आएगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो सपोज रैंक ऑफ ए की रैंक आप बोल दो 3 है, ठीक है, ए की रैंक 3 है और रैंक ऑफ ए बी इज 2, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ए बी की रैंक 2 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी रो 0 होगी, ये 0, लेकिन ये रैंक ऑफ ए की रैंक बोल रहे 3 है, मतलब क्या है, कोई भी रो इसमें 0 नहीं है, तो जब ये वाले एलिमेंट नॉन जीरो हैं, ये एलिमेंट पार्ट तो इसी रो का है, तो कभी भी कम नहीं हो सकती है इसकी, मतलब रैंक ऑफ ए बी हमेशा मोर देन और इक्वल होगी रैंक ऑफ ए। अब अगर सपोज करो आपने क्या किया, रैंक ऑफ ए आपके पास है, रैंक ऑफ ए बी आपके पास है, अगर दोनों की रैंक इक्वल नहीं है, मतलब मान लो सपोज रैंक ऑफ ए इज 2, रैंक ऑफ ए बी इज 3, in that case ranks are not equal, you will say this is inconsistent solution, मतलब जो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, these will have no solution, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और हम कह सकते हैं these are inconsistent सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर सपोज करो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल आ जाती है, आई एम नॉट सेइंग इट इज इक्वल टू ऑर्डर और नॉट इक्वल टू ऑर्डर, मैं कह रहा हूं कि सपोज करो रैंक जैसे मैट्रिक्स मेरी बनी 3/3 ऑर्डर या 3/4 जो भी है, उसमें से रैंक ऑफ ए आ गई 2 और रैंक ऑफ ए बी भी 2 आ गई, या रैंक ऑफ ए आ गई 3, रैंक ऑफ ए बी भी 3 आ गई, ठीक है, तो इस टाइप से आपकी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि अब भाई सोल्यूशन होगा, मींस अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी हैविंग सॉल्यूशन, मतलब इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। अब इसमें दो केस बनते हैं, सपोज आपकी रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उसके इक्वल आ गई, तो आप कहोगे सॉल्यूशंस आर यूनिक सॉल्यूशंस आर यूनिक, ठीक है। अगर मान लो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल आई तो क्या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अब जैसे यूनिक सॉल्यूशन जो आया रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, इसमें ये बात की गारंटी मिल जाती है कि क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल नॉट बी इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो क्या होगा, रैंक हमारी कभी भी नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होगी, उससे कम हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर माइनस 0 हो जाएगा तो रैंक फिर कम हो जाएगी ऑर्डर के और जो नंबर ऑफ वेरिएबल है उसके। लेकिन इस केस में अगर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ रही है रैंक, तो डेफिनेटली आपके पास एक ऑप्शन बन गया कि डिटर्मिनेंट ए विल बी इक्वल टू 0। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज दी होती है, तो उन्होंने क्या ग्रुप ऑफ इक्वेशन आपको देंगे एंड दे विल टेल यू द ग्रुप ऑफ इक्वेशन इज हैविंग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अगर आपको ये बात बोल देगी तो आपके पास क्या है, फिर ए मैट्रिक्स ए निकालो, डिटर्मिनेंट 0 रख दो और वहां पे कुछ लैम्डा बोल देते हैं, लैम्डा फाइंड आउट द लैम्डा, फाइंड आउट द म्यू, इस टाइप से कांस्टेंट कुछ वो दे देंगे और वो कांस्टेंट्स आप निकाल दो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है इससे हमें ये आउटकम मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये यूज होता है। तो ये कहानी थी हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। अगर आप मैट्रिक्स का जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, आप बस क्या करना, अभी जाके खत्म होने के बाद में जो गेट के PYQs हैं उनमें से उठा के देख लेना सिलेबस, कितने क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक के ऊपर पूछे गए, भर भर के क्वेश्चंस हैं। जैसे
कंडक्शन आपने अगर HMT पढ़ा होगा, HMT में कंडक्शन में एक टॉपिक है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, यू विल गेट मैनी क्वेश्चंस ऑन दैट। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इवन हर साल आपको हर ऑल्टरनेट ईयर बोल सकता हूँ, ऑल्टरनेट ईयर पे आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन वहां से मिलना ही मिलना है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से। तो ऐसे हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो स्मार्ट स्टडी उनको जो करते हैं स्मार्ट स्टडी, उनका क्वालिटी यही रहता है, पढ़ेंगे तो सारा सब कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं कुछ छोड़ के जाना है। लेकिन हाँ, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है उसको हम बार बार रिवीजन करेंगे। सपोज मैंने अगर अपना रिवीजन कर रहा हूं मैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एक बार मैं जो और टॉपिक्स हैं अगर मेरे पास टाइम कम है तो उनको नहीं देख सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, या बस ऐसे ही देख लिया, उन पे क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डीपली करेंगे, उन पे फिर से क्वेश्चंस भी लगाएंगे सो दैट वो ना रह जाए, हालांकि उसमें आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैट्रिक्स में ये वाला जो है इट इज हाईली सेंसिटिव टॉपिक, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं, बहुत सिंपल भी रहता है। तो अभी इस टॉपिक में क्या है, एक चीज और आती है, छोटी सी है। जैसे लास्ट में हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इन द सेम वे यहाँ पे डिफाइन होता है लीनियरली डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर की वेरिएबल्स, वहां वेक्टर्स थे, यहाँ वेरिएबल्स क्या होंगे? आप बोलो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? टोटल वेरिएबल माइनस रैंक, टोटल वेरिएबल माइनस रैंक विल बी द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। रैंक किसकी? ए की, जो हम ए वाला मैट्रिक्स बनाया था हमने, दैट इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, उसकी रैंक। मतलब जो हमें इक्वेशन दिया होगा, सेट ऑफ इक्वेशन दिया होगा, उसमें पूछा होगा कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो उसमें आपको सीधे सीधे निकालना है टोटल वेरिएबल कितने माइनस कर दो रैंक, रैंक निकाल लो, वहीं से जो हमारा मैट्रिक्स ए बन रहा है उसका रैंक इसमें से माइनस कर देना। अब नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को बहुत सारे नाम से आते हैं, जैसे डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, नल स्पेस, या नलिटी, नलिटी भी बोलते हैं, नलिटी, डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन, डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, These are same thing। जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पूछे उसको डायमेंशन ऑफ नल स्पेस बोल सकता है, नलिटी फाइंड आउट करो ये बोल सकता है, डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन बता दो, या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस बता दो, या डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन, डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, ठीक है। ये 4-5 नाम है, ये ध्यान रखना, कुछ भी पूछे हम यही निकालेंगे। क्वेश्चन ही दिया गया है लाइक नलिटी ऑफ ए, मैट्रिक्स ए हमें दिए इज 1, नलिटी 1 दिया, फाइंड आउट द के। नलिटी का मतलब क्या था? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स या डायमेंशंस ऑफ नल स्पेस या लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो नलिटी का मतलब क्या हो गया कि मैंने अभी आपको दिया है क्वेश्चन, क्या था? नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टोटल वेरिएबल कितने थे माइनस रैंक, ठीक है। अब टोटल वेरिएबल यहाँ पे तो कोई है ही, वेरिएबल तो है ही नहीं कोई। तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं? जितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। तो कॉलम कितने? 3, 1 2 3, तो मतलब यहाँ पे क्या होंगे? 3 वेरिएबल्स होंगे, ठीक। तो वेरिएबल इज 3, अब माइनस इसका रैंक, रैंक नलिटी मुझे दिया 1, तो रैंक कितना आ गया? रैंक इज 3 - 1 दैट इज 2, रैंक 2 आ गया। रैंक 2 आने का मतलब क्या है? मतलब ऑर्डर तो इसका 3/3 है, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है मेरी, और रैंक आ रही है 2, मतलब क्या है? जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर था वो 0 होगा, मतलब इट इज गिविंग डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। अब क्या करो? डिटरमिनेंट ए 0 रखो, यहां से आप इक्वेशन मिलेगी, वहां से के की वैल्यू निकाल दो। क्वेश्चन दिया गया ये हमने देखा 0 0 है, मतलब दिस इज द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस। बोला गया हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, फाइंड के। नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या था? नॉन जीरो मतलब क्या? नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन में क्या हुआ होगा कि जो रैंक है वो क्या होगी? लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल होगी। तो डिटरमिनेंट निकाला मैंने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, तो कितना है? सीधे सीधे निकाल देता हूं, 3k - 8 3 3, दिस इज 3
3k minus 8, this is 3, 3, 3, 3k minus 8. Okay, this is the determinant of coefficient matrix. इसको 0 है, इसको सॉल्व करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. कैसे सॉल्व करना है, आप एक काम करो, ये चीज मुझे क्या दिख रही है, देखो अगर तीनों कॉलम को जोड़ दो तो सेम चीज बन जाएगी. ठीक है, देखो एक बार ये 3k/8 इसमें, 2 बार 3 इसमें, इसमें देख लो एक बार 3k/8 में 2 बार 3 है. तो ऐसे करके आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में. ठीक है, तो तीनों को जोड़ दिया और बाहर ले लिया कॉमन, तो क्या होगा 3k minus 8 plus 3, 1 1 1 हो जाएगा, 3k minus 8, 3 3 3 3k minus 8. ओके, डिटरमिनेंट 0. इसको k मान लिया मैंने, इसको k मान लिया, आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, R1 में कर दिया R1 minus R2, बाकी R2 को कर दिया मैंने R2 minus R3. ओके, तो k टाइम्स ये बन जाएगा 0, 3 minus 3k plus 8, ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, 3k minus 8 minus 3, ये हो जाएगा 3 minus 3k plus 8, 1 3 3k minus 8, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0. क्या करना है, इसके अबाउट एक्सपेंड कर दो, फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट के अबाउट एक्सपेंड करो, तो क्या मिल जाएगा, मान लो 11 minus 3k का स्क्वायर इनटू ये कितना बन गया 3k minus 3 6 minus 2 0. तो यहां से आप देख सकते हो जो आंसर को बहुत सारे मिलेंगे, k बराबर 2/3 हो जाएगा, और इसको भी 0 कर सकते हो, तो कितना हो गया 11/3. तो कहने का मतलब ये क्या है, आपको इक्वेशंस दिए होंगे, कुछ ना कुछ वो कंडीशन बता देंगे. कंडीशन मोस्ट प्रोबेबली आपको बता रहा हूँ 90% टाइम में क्या होगा, आपको कंडीशन ऐसी दी होगी कि आपको डिटरमिनेंट 0 मिल जाएगा, और आपसे पूछा होगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k लैम्डा म्यू, कुछ भी दिया हो सकता है. तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग आई थिंक लास्ट एक घंटे की क्लास और बचेगी, जिसमें प्रॉपर आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड केले-हैमिल्टन थ्योरम डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद 1 या 1.5 घंटे की क्लास हम लोग करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर्स गेट के क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस. ठीक है, बाकी अभी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग कम देख रहे हैं, क्योंकि मे बी लोग छुट्टी पे हैं, घर पे एंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन जो एंजॉय कर रहे हैं, बाद में जितना एंजॉय जो करेगा, ठीक है, अगर आप बीटेक में आ गए, बीटेक में एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर चलो चल जाता है. ठीक है, अगर नहीं पढ़ पाए, सेकंड ईयर भी अगर आप नहीं पढ़े तो यू आर डूइंग बिग मिस्टेक. ठीक है, अगर कट गया, थर्ड ईयर पे तो बिल्कुल सीरियस होना है. अगर नहीं हो पाए तो समझो आप थर्ड ईयर जो जितनी साल वेस्ट कर रहे हो, उतने साल आपको बीटेक के बाद में एफर्ट करना पड़ेगा, या फिर आपने एफर्ट ही नहीं किया, ऐसे ही कोई छोटी मोटी जॉब ज्वाइन कर ली, तो फिर जिंदगी भर का एफर्ट है. बाय द वे अभी बहुत टाइम है लोगों के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर कोई अपना अभी से शेड्यूल बनाएगा, तो आई थिंक जब जितना मैंने आपको बताया था कि 10 टाइम्स रिवाइज करना है, 5 टाइम्स 3 टाइम्स रिवाइज करना है, उसके हिसाब से आप शेड्यूल बना के रखोगे तो गेट तक आपके पास टाइम कम ही बच जाएगा, कम पड़ेगा इवन अभी से स्टार्ट करोगे तो. ठीक है, तो स्पेशली कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, और अपना एटलीस्ट फ्लो के साथ चलते रहें. आप क्या करो, एक वीडियो चला के रख दो, और अपने जो मैं बता रहा हूँ वो अपने बस सुनते ही जाओ. आपको लिखने का मन नहीं कर रहा है, सुनते जाओ. इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ कि आपको चीजें वहीं पे समझ आ जाएंगी, और फिर उसके बाद में गेट के क्वेश्चंस अप्लाई कर लो. बाय द वे ठीक है, जैसी जिसकी इच्छा, जैसी जिसकी सोच. बाकी अभी ये क्लास खत्म करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर.